हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। You have studied in the previous chapter about refraction of light by the lenses। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में हमने पढ़ा था लेंसेज के बारे में। यू आर स्टडीड द नेचर कि लेंसेज की नेचर कौन सी है, कौन सी पोजीशन पे इमेज बनती है और कौन सी साइज की इमेज बनती है लेंसेज के द्वारा। हाउ कैन दीज आइडिया हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है लेंसेज की हेल्प से इस चैप्टर से हम ह्यूमन आई के बारे में कैसे आइडिया लगा सकते हैं। ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ह्यूमन आई लाइट को यूज करते हुए हमें ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको देखने में हमें सहायता करती है। इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। और आईज की स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है? लेंस होता है। ऐसे करके क्या होता है यहाँ पे? लेंस होता है। वट इज द फंक्शन ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई। लेकिन ह्यूमन आई में लेंस का फंक्शन क्या है? हाउ डज द लेंस यूज इन स्पेकल्स करेक्ट डिफेक्ट ऑफ द विजन। और किसी की आंख में कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी नुक्स हो, तो वो कैसे स्पेकल्स को यूज करके लेंसेज अलग अलग फिट किए जाते हैं स्पेकल्स में, जिससे हमारे कोई भी डिफेक्ट हो आइज में वो ठीक किया जा सकता है। लेट अस कंसीडर दीज क्वेश्चन इन द चैप्टर। ये सारे बेटा क्वेश्चनों के आंसर हम इस चैप्टर में हमें मिल जाएंगे कि कैसे कौन सी आइज में कौन सा डिफेक्ट रहता है। किसी को पास की पड़ी चीज़ नहीं दिखती, किसी को दूर की नहीं दिखती, और उसको कैसे लेंस की हेल्प से हम ठीक कर सकते हैं। We have learned in the previous chapter about the light and some of its properties। पिछले चैप्टर में हमने लाइट और कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? We shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature। कि नेचर में ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रेनबो कैसे बनता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कैसे स्प्लिट होती है, एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है। ये सारे टॉपिक आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सबसे पहले है बेटा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है। ये देखो, ये ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, रेटिना इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। ये सिली मसल्स क्या करते हैं? लेंस को उसकी शेप दे के रखते हैं। ये क्या बेटा? क्रिस्टलाइन लेंस है। और लेंस के और कॉर्निया के बीच में ये एक्वस ह्यूमर है। ये डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको टॉपिक को समझने में भी हेल्पफुल रहेगी। ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या है? बहुत ही वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, हमारा सेंस ऑर्गन भी है आईज। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। हमारे आसपास कलर्स को, वर्ड को देखने में ये हमें इनेबल करता है, सहायता करता है। ऑन क्लोजिंग द आइज, अगर हम आइज को क्लोज कर दें, वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय द स्मेल। हम उसकी स्मेल से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साउंड मेक आउट बाय टच, और कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है हम उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। किसी चीज़ को टच करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आई। बट अगर हम आइज को क्लोज कर दे तो हम किसी कलर का थोड़ी अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। All of the sense organ human eyes is the most significant one as it enable us to see the beautiful colorful world around us। हमारे आसपास जो भी कलरफुल वर्ड है, जो कलर्स हैं बेटा, जो वर्ड को वंडरफुल बनाते हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आईज। ह्यूमन आईज लाइक अ कैमरा की तरह रहती है। Its lens system forms an image on a light sensitive screen called the retina। लेंस सिस्टम क्या है बेटा?
लेंस सिस्टम में इमेज फॉर्मेशन होती है, जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसको रेटिना बोलते हैं। इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे। ये लाइट सेंसिटिव रहता है। लाइट एंटर द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट एंटर कहाँ से करती है बेटा? कॉर्निया से। लाइट एंटर कहाँ से करती है? कॉर्निया से। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ट्रांसपेरेंट, ये जो बल्ज है ये क्या है बेटा? कॉर्निया है। आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन द शेप विद द डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये जो आई बॉल रहती है ये बेटा अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप में रहती है विद द डायमीटर अबाउट 2.3 m. Most of the refraction for the light rays entering the eyes refraction of the light ray entering the eye occur at the outer surface of the cornea. लाइट एंटर कहाँ से होएगी? आउटर सरफेस से ना, कॉर्निया के आउटर सरफेस से। द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू द फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ द रेटिना। जब लाइट एंटर करती है कॉर्निया से तो ये जो लेंस है इसका क्या काम है? ये लाइट को मैनेज करता है कि किस टाइप से, इसकी कौन सी फोकल लेंथ पे इमेज बनेगी। रिक्वायर्ड टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। रेटिना पे ये लेंस से रेटिना तक यहाँ पे फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग ये इमेज सेट करता है लेंस। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरस। यहाँ पे क्या है बेटा? ये देखो आइरस है, ये देखो, ये क्या? आइरस है। आइरस का क्या काम है? ये कहाँ मिलता है हमें? वी फाइंड ए स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया इज आइरस। आइरस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। ये क्या काम करता है? प्यूपल के साइज को। प्यूपल जैसे एकदम से लाइट रेज हमारी ज़्यादा सारी लाइट, एकदम हम रोशनी में जाते हैं तो आईज हमारी छोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ये साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। ये अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई लेंस का क्या काम है? एक रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की रेटिना पे। रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉमरस नंबर ऑफ आई सेंसिटिव सेल्स। रेटिना पे बेटा क्या होता है? एक डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन रहती है जहाँ पे नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं? गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। दी सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन। ये सिग्नल ब्रेन में भेजे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन इंटरप्रेट दी सिग्नल। ब्रेन इन सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, पहचानता है और फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो डैट वी परसीव एज ऑब्जेक्ट दे आर। जिससे हमें ब्रेन से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है। हमारी आइज़ के सामने जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले लाइट एंटर होती है कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद जो आइरस है, आइरस बेटा शेप ऑफ प्यूपल को कंट्रोल करके रखता है कि कितनी अमाउंट में लाइट हम अंदर जा रही है। और लेंस क्या करता है? उसको मैनेज करता है कि इमेज क्या, कितनी दूरी से फोकल लेंथ, लाइट के हिसाब से फोकल लेंथ कितनी आ रही है, उस हिसाब से इमेज को आइडेंटिफाई करता है। फिर इमेज जब बन जाती है तो क्या, कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। रेटिना पे क्या रहते हैं बेटा? बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। लाइट सेंसिटिव जो सेल्स रहते हैं ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन से हमें वापस सिग्नल आता है किसका? इंफॉर्मेशन का। आई होप बेटा आपको आइस की स्ट्रक्चर सारी अच्छे से क्लियर होगी होगी। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है? आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल रहता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल्स। जैसे कि हमने देखा था ये जो आई रहता है आई बॉल, उसको ऐसे करके सिलरी मसल्स कनेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पे फिगर में देखें, ये देखो ये क्या है? सिलरी मसल्स ने लेंस से कनेक्टेड है।
द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर आई लेंस के कर्वेचर में चेंज होएगा तो बेटा फोकल लेंथ में भी चेंज होएगा। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स रिलैक्स होते हैं लेंस बिकम थिन, जो लेंस है वो थिन हो जाता है। जब मसल रिलैक्स होते हैं लेंस थिन हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिससे क्या होता है हम दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। When you are looking at the object closer to the eye, जब आप आईज के बिल्कुल पास से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो सिलरी मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सुंगड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जिसके कारण आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है और आई लेंस थिकर हो जाता है। थिकर होने से क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज हो जाती है। जब थिन होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। लेकिन जब पास का ऑब्जेक्ट है तब क्या होता है, आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो गया, लेंस थिक हो गया और फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसके कारण हम पास के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं। Ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation। ये बेटा इसकी डेफिनेशन, अकोमोडेशन होती क्या है, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। आई लेंस की जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, कि एकदम से फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या है, जो एबिलिटी है आई लेंस की वो क्या है, उसकी अकोमोडेशन है। However, the focal length of the lens cannot be decreased below a certain minimum limit। एक लिमिट रहती है डिक्रीज होने की, ये नहीं कि जितनी मर्जी कम हो जाए फोकल लेंथ, इसकी क्या है बेटा, एक लिमिट है। ट्राई टू रीड ए प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर। आप कभी देखना कि जब आप बिल्कुल आईज के बिल्कुल पास से कोई भी प्रिंटेड पेज देखोगे आपको वो ब्लर दिखाई देगा, उस पर आप लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते। यू मे सी द इमेज बींग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आईज, और आईज में आपको स्ट्रेन महसूस होगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एट डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। अगर आप आईज से किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से देखते हो तो आप उसको कंफर्टेबली देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छे से आपको सब कुछ पता लगेगा। लेकिन आप अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम डिस्टेंस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करोगे वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, और आइज़ में आपको स्ट्रेन महसूस होगा, आइज़ में थकावट सी महसूस होगी, आइज़ दुखने लग जाएंगी आपकी। मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस और ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि कितने कम से कम कितने डिस्टेंस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई। फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। किसी भी यंग के लिए क्या है, ये डिस्टेंस नियर पॉइंट ऑफ द आई कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और फास्टेस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए, इज क्लियरली कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हम एक लिमिटेड दूरी तक देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली, उससे ज़्यादा से हम नहीं दे सकते। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई। ये नॉर्मल आई की इन्फिनिटी है कि जितनी हद तक हम देख सकते हैं, एट द इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है। यू मे नॉट हेयर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली डेट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू एट द इन्फिनिटी। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द प्यूपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। कई बार क्या होता है, जो लेंस होता है ना ओल्ड एज में, वो मिल्की और क्लाउडी सा हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, जिसके कारण कई बार दिखना कम हो जाता है, कई बार किसी को दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू रीस्टोर विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी, और ये पॉसिबल है कि आप दोबारा से देख सकें विद द हेल्प ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी जो होती है, उससे ये रिमूव कर दिया जाता है और अच्छे से दिखाई देने लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि आईज के कौन कौन से डिफेक्ट्स रहते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। समटाइम द आई में ग्रेजुअली लॉस इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। कई बार क्या होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो लेंस की पावर है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इस ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। जो पर्सन है किस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख नहीं पाता। विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द आई, और
डिफेक्ट के कारण आई में जो डिफेक्ट पड़ जाता है कि फोकल लेंथ अच्छे से वो नहीं मैनेज कर पा रहा, तो क्या होता है, विजन ब्लर्ड हो जाता है। ब्लर्ड मतलब धुंधला दिखने लग जाता है। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। 3 तरह के डिफेक्ट्स हैं बेटा, मायोपिया, नियर साइडनेस, हाइपरमाइट्रोपिया, फार साइडनेस एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है, नियर साइडनेस, और हाइपरमाइट्रोपिया फार मतलब दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नुक्सा है उसको हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। दीज डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस। सुटेबल लेंस की हेल्प से ये डिफेक्ट ठीक किए जा सकते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफेक्ट है क्या और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा मायोपिया क्या होता है। मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइडनेस। नियर साइडनेस मतलब नज़दीक की जो वस्तुएं हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देती। पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया को क्या कहते हैं, नियर साइडनेस। मायोपिया का क्या मतलब है कि जो नेड़े की चीज़ें रहती हैं वो क्लियर दिखती हैं बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़ें नहीं अच्छे से दिखाई देती, पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं मायोपिया में। ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। इस पर्सन के इस डिफेक्ट में जो दूर का पॉइंट रहता है इन्फिनिटी से नज़दीक हो जाता है। इन्फिनिटी जैसे हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, बट जब जिसकी ये मायोपिया की प्रॉब्लम रहती है वो क्या है, ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता। सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। वो सिर्फ कुछ मीटर्स की दूरी तक की क्लियर देख सकता है। इट इज मायोपिक आई। द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज जो रहती है ना बेटा रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के सामने बननी शुरू हो जाती है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। इससे क्या होता है बेटा, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। मायोपिक आई में बेटा क्या होती है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जो रेटिना पे, वो रेटिना पे ना बन के उसके पहले ही बनने लग जाती है, नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। जैसे ये देखो यहाँ पे रेटिना रहता है, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, लेकिन कहाँ बन रही है, यहाँ पे। तो वो इंसान को क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते क्योंकि इमेज जो रहती है वो रेटिना पे नहीं बन पाती। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि एक्सेसिव जो रहता है कर्वेचर ऑफ आई लेंस बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि आई लेंस की जो फोकल लेंथ रहती है वो किस हिसाब से होती है, कर्वेचर से। यहाँ पे फिर क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। और आई बॉल की इलोंगेशन मतलब आई बॉल की जो लेंथ रहती है वो बढ़ जाती है। और ये डिफेक्ट कैसे ठीक हो सकता है, बाय यूजिंग द कनकेव लेंस ऑफ अ सुटेबल पावर। कनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। ये देखो जब कनकेव लेंस यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो स्पेक्स में हमने कॉनकेव लेंस यूज किया, तो ये इमेज वापस कहाँ पे बननी शुरू होगी, फिर से रेटिना पे। यहाँ पे कहाँ पे बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ऐसे रेटिना पे बननी चाहिए लेकिन इन फ्रंट पे बननी शुरू होगी। अगर कनकेव लेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, इमेज वापस रेटिना पे बननी शुरू हो जाएगी, जिससे आपका ये डिफेक्ट जो मायोपिया का है वो ठीक हो जाता है और आपको इमेज ठीक दिखाई देने लगती है, दूर की भी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। हाइपरमाइट्रोपिया क्या है बेटा, हाइपरमाइट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। मतलब जो दूर की चीज़ें हैं इसमें ये साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की अच्छे से दिखाई नहीं देती। पर्सन विद हाइपरमाइट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। पास के ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिखते, दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, द नियर पॉइंट, जो नियर पॉइंट रहता है फॉर द पर्सन इज फारटेस्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना बेटा, वो जिसको ये प्रॉब्लम रहती है, ये डिफेक्ट रहता है, उसका ये चेंज हो जाता है। सच ए पर्सन हैज़ टू कीप रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर अ कंफर्टेबल रीडिंग। कंफर्टेबल रीडिंग के लिए उसको 25 सेंटीमीटर से दूर करके पढ़ेगा, फिर उसको दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर से उसको ब्लर दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज बाई ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से
वो कहाँ पे, रेटिना पे नहीं बन रही बल्कि रेटिना के बिहाइंड इमेज बन रही है। ये देखो, ये हाइपरमाइट्रोपिक आई है। इमेज बननी कहाँ पे चाहिए थी बेटा, रेटिना पे, लेकिन बन कहाँ पे रही है, बिहाइंड द रेटिना, है ना। तो इससे क्या होगा, उसको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब कनकेव लेंस का यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, इमेज वापस से रेटिना पे बननी शुरू हो जाएगी, जिससे ये जो डिफेक्ट है हाइपरमाइट्रोपिया का, ये ठीक हो सकता है। This defect arise either because the focal length of the eye lens is too long, focal length बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इतनी हो जाती है कि रेटिना के बिहाइंड इमेज बननी शुरू हो जाती है। रेटिना यहाँ पे और रेटिना के बिहाइंड इमेज बननी शुरू हो गई। द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल छोटा हो जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ये किससे ठीक हो सकता है बेटा, कन्वेक्स लेंस से। जो माइट्रोपिया था वो किस लेंस की यूज से ठीक हो सकता था, कनकेव लेंस से। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द रेटिना। रेटिना पे इमेज बनाने के लिए ये एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है, जो कौन प्रोवाइड करता है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई कन्वेक्स लेंस से होके, ये इमेज कहाँ पे बनने लग गई, रेटिना पे। उसके बाद आ गया बेटा प्रेसोबिया, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया इज द पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजली डिक्रीज विद एजिंग। उम्र के साथ साथ जो एकोमोडेशन की पावर रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, जो नियर का नजदीक का पॉइंट रहता है वो दूर हो जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली, उसके कारण वो पास के ऑब्जेक्ट भी कंफर्टेबली देख नहीं सकते, और दूर के भी जो रहते हैं विदाउट करेक्टिव आई लेंसेज, ना तो दूर की चीजें अच्छे से देख सकते हैं, ना ही पास की अच्छे से देख सकते हैं। उस डिफेक्ट को बोलते हैं प्रेसबायोपिया, जिसमें पास की और दूर की दोनों की चीजें अच्छे से दिखाई ना दो। इट अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल, क्यों होता है, ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स के वीक होने से होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। समटाइम पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया। कई बार क्या होता है, इंसान को दोनों तरह के डिफेक्ट आईज में हो जाते हैं। ऐसे पीपल को बायफोकल लेंस यूज करने पड़ते हैं, दोनों तरह के लेंस यूज करने पड़ते हैं। कॉमन टाइप ऑफ बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। बायफोकल मीन्स कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लेंस लगेंगे। अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट डिस्टेंट विजन। जो अपर का पोर्शन, जैसे अपर के पोर्शन में अलग लेंस लग जाता है, नीचे के पोर्शन में अलग। इसमें क्या होता है, अपर में कनकेव लेंस लगा होता है जिसके कारण दूर की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, और लोअर पार्ट में कन्वेक्स लेंस लगा रहता है जिसके कारण पास की चीजें अच्छे से दिखने लग जाती हैं। दीज डेज इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंस ऑन थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन। इसके अलावा बेटा कोई भी रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स भी रहते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगा के भी प्रॉब्लम ठीक की जा सकती हैं, और कई सर्जिकल इन्वेंशन भी हो गई हैं जिसके कारण कॉन्टैक्ट लेंस लगा के ये डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको किसी टॉपिक में बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स के सोल्यूशंस भी चाहिए कि मैं समझाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन भी समझाऊंगी। यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था बेटा कि लाइट जो है कैसे रिफ्रैक्ट होती है थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लास्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम सभी ने पढ़ा था क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे जब लाइट ऐसे लाइट की रे पड़ती है तो क्या होता है बेटा, थोड़ी सी बेंट होके फिर वो ऐसे सीधी उसी डायरेक्शन में जाती है। क्या होता है इसमें, For parallel refracting surface as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. ग्लास स्लैब पे लाइट डली, थोड़ी सी बेंट हुई, फिर उसी पैरेलल डायरेक्शन में वो लाइट एमर्ज होगी। इसमें क्या होता है बेटा, इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली, थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई है। अगर आपको याद हो रिफ्रैक्शन के टॉपिक में हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी ग्लास से ऐसे कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट जब टकराती है थोड़ी सी बेंट होगी, वापस वह उसी डायरेक्शन से इमर्ज हो जाएगी लाइट।
हाउ वुड लाइट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। लेकिन ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी। रेक्टेंगुलर ग्लास में तो हमने पढ़ लिया कि वो लाइट रे इंसिडेंट रे जो सीधी पड़ रही थी वो थोड़ी सी बेंड हुई और फिर से पैरेलल रे ऑफ लाइट एमर्ज होगी। लेकिन ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में लाइट जो है कैसे रिफ्रैक्ट होगी। कंसीडर ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। आपने क्या लेना है बेटा, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म लेना है। इट हैज़ 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surface. These surfaces are inclined to each other. Angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism. ऐसी आपने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म ले ली है जिसके 2 ट्रायंगुलर बेस हों, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस बनते हों और सरफेस क्या है, एक दूसरे के इंक्लाइंड हो। एंगल जो इनके बीच में बन रहा है ना बेटा वो 2 लेटरल फेसेस का होगा, उसके लिए इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी। हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के साथ ये एक्टिविटी करके देखेंगे। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ली गई है। एक्टिविटी में बेटा करना क्या है, फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। एक आपने ड्राइंग बोर्ड लेना है और ड्राइंग पिन लेके उस पर वाइट पेपर स्प्रेड कर लेना है। प्लेस ए ग्लास प्रिज्म ऑन इट, और एक ग्लास प्रिज्म उस पर रख लेनी है। इट रेस्ट टू एन ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, कि उसका ट्रायंगुलर बेस जो है ना बेटा पेपर पे होना चाहिए। ड्रा ए स्ट्रेट लाइन पी ई इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी ऑफ द प्रिज्म। फिक्स 2 पिन्स से एट द पॉइंट पी एंड क्यू ऑन द लाइन पी ई एज शोन इन फिगर। जैसा बेटा फिगर में दिखाया गया है हमने वैसा ही 2 पिन्स को पॉइंट आउट कर लेना है। ये देखो ये देखो यहाँ पे जो रेड रेड डॉट दिखा रखी है ना बेटा, ये देखो पिन्स लगा रखी हैं पी एंड क्यू। ऐसे ट्रायंगुलर वाइट शीट पे हमने प्रिज्म रख दी और ये पिन्स लगा दी हैं, फिक्स कर दिया इसको। उसके बाद क्या करना है, फिक्स 2 मोर पिन्स एट पॉइंट आर एंड एस। आर एंड एस पे 2 पॉइंट्स पे पिन लगा दी हैं सच दैट द पिन्स एट आर एंड एस द इमेज ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे ये देखो सेम लाइन बन रही है, पी क्यू यहाँ पे पिन्स लगाई, यहाँ पे आर एस पॉइंट पे लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म। आपने पिन्स को और ग्लास प्रिज्म को हटा दिया। द लाइन पी ई मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट द ई। कहाँ पे लाइन मिल रही है बेटा, पी ई बाउंड्री के प्रिज्म में पॉइंट ई पे मिल रही है। सिमिलरली जॉइन द एंड प्रोड्यूस द पॉइंट्स आर एंड एस। आर एंड एस के पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये लाइन आपको बाउंड्री की प्रिज्म पे ई और एफ पे मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी एंड ए सी ऑफ द प्रिज्म एट द पॉइंट ई एंड एफ। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस। कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कौन सा एंगल ऑफ एमर्जेंस है और कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है। ये देखो पी क्यू पिन्स लगाई, आर एस लगाई, आर एस पॉइंट को ज्वाइन किया, पी क्यू को ज्वाइन किया। कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ई पे। इंसिडेंट लाइट रे बेटा कैसे पड़ रही है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल आई। और यहाँ से क्या हो रही है बेटा, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या बन गया, एंगल आर। और एमर्ज कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, तो ये क्या बन गया, एंगल ऑफ एमर्जेंस। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और जब रिफ्लेक्ट हुई उसके बाद ये फिर से वापस से एमर्ज होगी। जब एमर्ज, जहाँ से एमर्ज हो रही है वहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंस बन रहा है, जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे क्या बन रहा है, रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हेयर पी ई इज द इंसिडेंट रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ एस इज द emergent ray. You may note that a ray of light is entering from the air glass at the first surface AB. ये देखो लाइट रे कौन से सरफेस पे आ रही है, ए बी पे। At the second surface AC, the light ray has entered from a glass to air, from glass to air.
इज दिस सिमिलर टू, हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी सी बेटा बेंट होगी ना, ऐसे आनी थी लेकिन थोड़ी सी क्या हो गया, बेंट हो गई है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, इज दिस सिमिलर टू काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर इन ए ग्लास स्लैब, क्या ये जैसे ग्लास स्लैब पे जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के टॉपिक में, ये वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, वैसे ही हो रही है बेटा। ये अगर आप अच्छे से देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, देन फिर वापस से वैसे ही उसी वहीं से एमर्ज होगी। इसमें क्या हो रहा है, पैसिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक द एमर्जेंट रे बेंट एट एन एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन, मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है, ये देखो जो एमर्ज हो रही है तो उस पर क्या बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। इसको उन्होंने मेज़र करने को बोला कि इसको मेज़र करो कि और बताओ कि कौन सा एंगल है। आगे बेटा हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जो वाइट लाइट डिस्पर्स होती है, कैसे होती है, क्या होती है, आइए चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द स्पेक्युलर कलर्स इन अ रेनबो, जैसा कि हमने सभी ने रेनबो देखा है। रेनबो में क्या होता है बेटा, अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं ना, हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन ये कलर बनते कैसे हैं। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर ऑफ रेनबो, जो वाइट सन की लाइट तो वाइट रहती है, वो वेरियस कलर में हमें कैसे दिखती है जब रेनबो बनता है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। हमने क्या, जो हमने अभी देखा कि प्रिज्म से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, कैसे हमने पढ़ा था, उसमें इनक्लाइंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिनन। उसी के थ्रू हम बेटा ये एक्टिविटी करेंगे और हमें पता चलेगा कि रेनबो की लाइट जो है हमें अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं रेनबो में। टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड, मेक ए स्मॉल होल ऑन द नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। एक छोटा सा होल बना देना है, कार्डबोर्ड पे एक शीट लेनी है और उस पर एक छोटा सा होल बना लेना है। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट, और वहाँ से सनलाइट पास करनी है। उससे क्या होगा बेटा, नैरो बीम, जैसे ये पेपर है यहाँ पे होल कर दिया और यहाँ से सनलाइट पास होगी तो क्या बनेगा बेटा, बीम ऑफ लाइट, हमें वाइट लाइट दिखाई देगी ना। नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन नोट्स इट्स फेस, और उसके सामने आपने क्या करना है बेटा, ग्लास प्रिज्म को रख देना। वो जो होल से जो वाइट लाइट निकल रही है वहाँ पे करना क्या है, आपने एक प्रिज्म को रख दिया, उसमें क्या दिखेगा, टर्न द प्रिज्म स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट इट अपेयर ऑन द नियर बाय स्क्रीन। प्रिज्म को आपने टर्न करना है स्लोली, तब तक करना है जब तक आपको उसकी स्क्रीन पे कलर्स नहीं अलग अलग दिखाई देते। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर, व्हाई डज इट इज हैपन। उसको जो अगर आप बेंड कर रहे हो, धीरे धीरे मूव कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, कलरफुल बैंड बन जाएंगे, काफ़ी कलर्स उसमें दिखाई देंगे। ये देखो, और अलग अलग कलर दिखाई देंगे। ये क्या, वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, बीम ऑफ लाइट वाइट आ रही थी, लेकिन जो कि प्रिज्म पे लाइट पड़ने लगी तो आपने उसको हल्का सा मूव किया तो क्या हो गया, ये वाइट कलर किन किन कलर में चेंज हो गया, इसमें कितने कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर। नोट द कलर्स, ये कलर आप नोट करो, इसमें क्या हो रहा है, टू एंड ऑफ द कलर बैंड। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर, स्क्रीन पे आपको कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एक्रोनाइम ये बन गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्या बन गया बेटा, एक एक्रोनाइम। विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर्स, अगर आप इसको याद कर लोगे तो हमें इसके कलर्स भी याद रह जाते हैं। बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड इट स्पेक्ट्रम। जो बैंड ऑफ कलर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, आप अलग अलग कलर नहीं देख सकते इसके, जब आप देखोगे नोटिस करोगे कलर निकल तो रहे हैं लेकिन अलग अलग कलर ना हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देते, मिक्सिंग सी दिखाई देती है। You might not be able to see all the colors separately, yet something make each other distinct from the other.
द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कॉल्ड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। जो लाइट कंपोनेंट्स में टूट जाती है वो क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है। यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स कंपोनेंट। 7 कलर में चेंज होगी है वाइट लाइट। वाई डू वी गेट दीज कलर्स? हमें यही कलर क्यों मिले? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है ना बेटा, उससे जो डिस्पर्शन लाइट है वो अलग अलग एंगल पे बेंड हो रही है एज दे पास थ्रू ए प्रिज्म। रेड लाइट बेंड द लीस्ट, जो लाइट कम बेंड हो रही है। वॉयलेट क्या? मोस्ट बेंड हो रही है। और रे ऑफ ईच कलर एमर्ज अलोंग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। उनका अलग अलग पाथ है, इसीलिए वो अलग अलग कलर्स हमें दिखाई तो देते हैं बट हम उनको सेपरेटली नहीं देख सकते। द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर डेट वी सी इन ए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में हम अलग अलग कलर को देख सकते हैं। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight। सनलाइट के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले ग्लास प्रिज्म का यूज करके किसने फाइंड किया था? इजैक न्यूटन ने। He tried to split the colors of spectrum of white light further by using another similar prism। उसके बाद इन्होंने कलर्स की स्प्लिटिंग को स्पेक्ट्रम में वाइट लाइट को दूसरे कलर्स में कैसे ये टूटते हैं, कैसे स्प्लिट होते हैं कलर्स में, उसके लिए इन्होंने एक दूसरी प्रिज्म यूज की। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, लेकिन उसमें भी उनको ज़्यादा कलर नहीं मिले। ही देन प्लेस्ड ए सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म एन इन्वर्टेड पोजीशन। फिर उन्होंने जो प्रिज्म थी उसको इन्वर्ट करके देखा। पहली प्रिज्म जैसे रखी उससे उल्टा करके उन्होंने रखा। दिस अलाउड ऑल द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। और जो बहुत सारे कलर, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, स्पेक्ट्रम में मतलब कि बहुत सारे कलर सेकंड प्रिज्म से पास हो रहे थे। ही फाउंड ए बीम ऑफ वाइट लाइट एमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। उन्होंने देखा कि एक वाइट लाइट एमर्ज हो रही है। बीम ऑफ लाइट का मतलब कि एक बीम में जो लाइट आ रही है वाइट लाइट, वो प्रिज्म के दूसरी साइड पे जब जा रही है तो वो स्पेक्ट्रम में टूट रही है। कई कलर उसमें दिखाई दे रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। उसी से इनको ये आइडिया हो कि जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनी होती है। उसमें 7 कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म में कलर आ रहे थे वो 7 थे कि एक जगह से तो इंसिडेंट लाइट जा रही है लेकिन ये अलग अलग कलर्स में क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि ये सारे कलर इसमें हैं तभी तो हमें दिख रहे हैं ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना है, इंसिडेंट एंगल बना है। जब एमर्ज हो रहे हैं तो अलग अलग एंगल बन रहे हैं और लाइट का कलर भी अलग अलग आ रहा है। रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। रेन शावर के बाद जब बारिश होती है तभी रेनबो का एक स्पेक्ट्रम बनता है स्काई में। वो क्यों बनता है? इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉपलेट। कि जो हवा में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट मौजूद रहती हैं तो जब उन पर सनलाइट पड़ती है तो लाइट क्या होती है? डिस्पर्स हो जाती है। ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा ही सन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रे ऑफ लाइट है जो बूंदों पे पड़ रही है वो वहाँ एक डायरेक्शन से पड़ी दूसरी से निकल के जाएगी ना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। और वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक्ट करती हैं? स्मॉल प्रिज्म की तरह। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द incident sunlight, then reflect it internally, finally refract it again when it come out of the raindrop। रेनड्रॉप है ना, लाइट पड़ी, एमर्ज हुई, फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या हो गया इसमें? ड्यू टू दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। तो जो कलर निकल रहे हैं, जो लोग हम देखते हैं, ऑब्जर्वर की आईज हैं जो, वो अलग अलग कलर देखती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो रे ऑफ लाइट है उसका एक स्पेक्ट्रम बन जाता है रेन ड्रॉप से निकल के, और रेन ड्रॉप एज अ प्रिज्म काम करती है। यू कैन ऑल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। आप रेनबो किसी सनी डे मतलब कि धूप वाले दिन भी देख सकते हो, जब स्काई में
वाटरफॉल होता है, थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू, कि सूरज, बारिश हो, हो मौसम हो, धूप निकल जाए, तब भी हम ये रेनबो देख सकते हैं। ये देखो बेटा, सनलाइट पड़ रही है, ये रेन ड्रॉप है, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, देन एमर्ज हुई, तो यहाँ पे 7 बैंड ऑफ कलर निकलेंगे। ठीक है, तो वो हमें एक स्पेक्ट्रम दिखेगा कलर्स का। अगर आपने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है बेटा? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और द फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। आपने बेटा ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी, जैसे कोई टरबाइन में से पानी मूव हो रहा है, या फायर है, मानो फायर, आग जल रही है, तो उसके ऊपर जो एयर रहती है जो गर्म होती जाती है, और गर्म होके वो ऊपर उठती है, हॉट एयर। हॉट एयर जो होती है वो हल्की हो जाती है, तो हल्की होने के कारण वो ऊपर हो जाती है, इसीलिए ऊपर की हवा जो रहती है वो हॉट रहती है। यही चीज़ हमें बेटा इसमें बता रखी है कि एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर, कि फायर के अबव की जो एयर रहती है वो हॉट रहती है, इसीलिए वो ऊपर चली जाती है। एंड द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर, और जो हॉटर एयर जो गर्म हवा रहती है वो क्या, हल्की होने के कारण कूलर एयर के ऊपर लेयर बना लेती है। एंड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी। इससे हमें बेटा क्या पता चलता है कि किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम का कोई भी फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं रहती, हमेशा एक सार नहीं रहती। उसकी अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज थ्रू ऑफ द हॉट एयर, उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की ऐसे रहती है जैसे गर्म हवा की, जैसे गर्म हवा थी, हल्की होने के कारण वो ऊपर चलेगी, लेकिन है तो थी नीचे ना, आग के ऊपर से गर्म हवा बन के ऊपर की तरफ जा रही है, और कूलर एयर भारी होने के कारण नीचे आ जाती है, और हॉटर एयर ऊपर चली जाती है। हॉट एयर जो रहती है ऊपर के इन्वायरमेंट में एक लेयर बना लेती है। इससे बेटा हमें क्या पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। किन किन चीज़ों का रिफ्रैक्शन होता है? जैसे हमें कोई तारा चमकता दिखाई, तारे चमकते दिखाई दे रहे हैं, हमें सनराइज और सनसेट, उसमें भी हमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ हमें ऊपर नीचे चीज़ें दिखती है। कैसे दिखती हैं, आइए चलिए डिस्कस करते हैं। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन ए स्मॉल स्केल इन और लोकल इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही छोटे स्केल पे बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें कई चीज़ें दिखाई देती, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमेनन ऑन अ मच लार्जर स्केल। हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं बेटा, आइए चलिए पढ़ते हैं। ये देखो, जैसे इस फिगर में हमें क्या देख रहे हैं कि ये जैसे यहाँ पे मानो कोई भी तारों को देख रहा है, तारा कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन ये जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा गई तो हमें तारा इस जगह से की बजाय इसके ऊपर की पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रही है ये ऐसी है कि हमें तारा तो नीचे ही है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन में ये हमें ऊपर दिखाई देता है, जिसके कारण कि हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि है यहाँ पे, दिखाई यहाँ पे दे रहा है, तो वो तारा क्या दिखेगा, हमें टिमटिमाता हुआ दिखेगा। आइए चलिए बेटा इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है? इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहती है। स्टारलाइट क्या है? एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीच द अर्थ। अर्थ पे पहुंचने से पहले वो एटमॉस्फेयर से होती हुई हमारे अर्थ पे आ रही है, और क्या हो रहा है, उसकी रिफ्रैक्शन हो रही है, जो लाइट आ रही है उसकी रिफ्रैक्शन हो रही है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस अक्कर इन ए मीडियम एक्चुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम है ना, एटमॉस्फेयर में देखो, एटमॉस्फेयर से जब लाइट आ रही है तो कितने मीडियम में से क्रॉस होके आ रही है, ज़्यादा करके वैसे मोस्टली मान ले हम एयर,
है ना, एयर उसका मीडियम है। देन ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम जब चेंज होंगे ना बेटा एटमॉस्फेयर में, जब मीडियम चेंज होंगे तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। सिंस द एटमॉस्फेरिक बेंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। अगर हमने ये इस फिगर में देखा हो, देखो एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है स्टार की, यहाँ पे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से होता हुआ हमारी जो लाइट है वो हमारी आइज तक आई, और बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जब यहाँ पे गई तो उसकी एक्चुअल पोजीशन चेंज होगी, स्टार हमें यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखाई देने लग गया। ये क्यों होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, द स्टार अपेयर स्लाइटली हाइयर, हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल स्टार तो यहाँ पे है लेकिन हमें दिखाई कहाँ पे दे रहा है, थोड़ी सी ऊपर पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी, ये बेटा जो पोजीशन बनी है ये नहीं कि ये एक ही जगह पे हमें दिख रहा है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली, बट ये हमें कभी लगता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि जैसे स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे है स्टार और हमें यहाँ पे दिखाई दे, जरूरी नहीं कि हर बार हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ये हो सकता है तो फिर यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई दे, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। क्यों हो रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जब पोजीशन चेंज होगी, हमें स्टार की पोजीशन चेंज लगती है तो हमें क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इन द केस ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट, कि बिल्कुल पॉइंट के साइज के होते हैं, और पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, और जो लाइट आ रही है स्टार से वो उन्होंने कई मीडियम चेंज किए, है ना, उसमें चेंजेस आते गए, जिसके कारण अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट हो रही है स्टार की पोजीशन, जिसके कारण हमें फ्लक्चुएशन महसूस होती है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई flickers, the star comes up air is brighter at some other time fainter which is twinkling effect। इसीलिए कभी हमें तारा ज़्यादा टिमटिमाता दिखाई देता है, कभी उसका कम ग्लो दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है, उस ब्राइट दिखता है, कभी लाइटर दिखता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, कोई प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता, स्टार्स ही क्यों ट्विंकल कर रहे हैं। प्लैनेट्स आर द मच क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि जो प्लैनेट है ना बेटा वो अर्थ के क्लोज है, जिसके कारण क्या होता है, आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज इफ वी कंसिडर ए प्लैनेट एज द कलेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, total variation in the amount of light entering or eye from all the individual point size source will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect। कि जो प्लैनेट है वो, जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, लेकिन जो प्लैनेट है वो अर्थ के क्लोजर हैं, और जिसके कारण क्या होता है, कोई भी जो सोर्सेज है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। और प्लैनेट में जैसे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, कि बहुत सारे पॉइंट साइज की सोर्स ऑफ लाइट अगर आ रही है प्लैनेट पे, तो क्या होता है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग और आई, टोटल हमारी आंखों पे तक कितनी लाइट पहुंच रही है, हर इंडिविजुअल को कितनी जो प्लैनेट से लाइट आती है, अमाउंट ऑफ लाइट वो इतनी स्मॉल है, पॉइंट साइज सोर्स है कि उसके ज़ीरो एवरेज भी नहीं है, एवरेज आउट टू ज़ीरो। इसीलिए हमें जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों, क्योंकि वो अर्थ के पास है, जिसके कारण कि वहाँ से जो लाइट आ रही है वो इतना इफेक्ट नहीं दे पाती। जैसे बहुत दूर से आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हमें उसकी पोजीशन चेंज लगेगी, लेकिन जो पास में है उससे लाइट बेटा इतनी का आती है कि हम आते आते पॉइंट टू ज़ीरो, एवरेज आउट ऑफ ज़ीरो हो जाती है, जिसके कारण उसका नलीफाइंग ट्विंकलिंग इफेक्ट हो जाता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट नल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेइंग सनसेट, हमें सनराइज पहले दिखाई दे जाता है और सनसेट लेट दिखाई देता है। जैसे सूरज छिप जाता है लेकिन हमें बाद में छिपता दिखाई देता है, और सनराइज जब होने वाला होता है तो हमें पहले ही सनराइज दिखता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है बेटा, सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज।
एक्चुअल सनराइज से हमें 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देता है। क्यों? और आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हमें 2 मिनट के बाद तक सूरज छिपता दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मेन बात बेटा याद रखनी है, क्यों होता है ऐसा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजोन बाय द सन। एक्चुअल सनराइज में क्या होता है? वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होरिजोन। सन की एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होरिजोन होती है। जैसे ये देखो, अर्थ पे जो सनराइज कैसे दिखाई देता है? एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजोन। जो जहाँ पे सन है तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई दे रहा है कि पहले ही सनराइज हो गया। क्यों? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द हॉरिजोन। Actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between the actual sunset and apparent sunlight is about 2 minutes. The apparent flattering of sun disk at sunrise and sunset is due to the same phenomenon. बेटा फिनोमेना सेम ही है। हॉरिजॉन पे जो हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण हमें जो सनराइज है 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद दिखाई देता है, कि ड्यू टू the flattening of sun disk at the sunrise and sunset, flattening of sun disk। आगे बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हमने कि प्रिज्म में से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। आइए चलिए पढ़ते हैं। Interplay of light with the object around us give rise to several spectacular phenomenon in nature। नेचर में बहुत सारे बेटा ऑब्जेक्ट है ना, उनमें क्या होता है? इंटरप्ले ऑफ लाइट होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जैसे स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है? पानी का जो गहरा समुद्र का पानी है उसका कलर ब्लू क्यों दिखता है? रेडनिंग ऑफ द सन, सनराइज के टाइम सन रेड क्यों दिखता है और सनसेट के समय रेड क्यों दिखता है? कुछ वंडरफुल फिनोमिनन है हमारे यहाँ पे। पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। 9th क्लास में चैप्टर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल। कोलाइडियल पार्टिकल्स के कारण लाइट जो है स्कैटरिंग होती है, मतलब कि लाइट फैल जाती है। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सोल्यूशन। एक ट्रू सोल्यूशन है, उसमें पाथ बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई नहीं देगी, बट अगर कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें हमें जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ हमें साफ दिखाई देता है। वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर, क्योंकि पार्टिकल का साइज लार्जर होगा जिसमें से हमें बीम ऑफ लाइट पास होती दिखाई देगी। लेकिन जो ट्रू सोल्यूशन होएगा उसमें हमें पासिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट सॉरी, नहीं दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा टिंडल इफेक्ट का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिन्यूट पार्टिकल। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। मिन्यूट पार्टिकल, बहुत ब्रीक पार्टिकल रहते हैं। दीज पार्टिकल इंक्लूड, इन पार्टिकल्स में बेटा क्या क्या आ रहा है? स्मोक, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच ए पार्टिकल, जब बीम ऑफ लाइट बेटा इन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो ये क्या है? इसका जो पाथ ऑफ बीम है हमें विजिबल हो जाता है। लाइट रीसेस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल। ये जो लाइट है हमारे तक कैसे पहुंचती है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन जब हो जाती, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करी मिन्यूट पार्टिकल से और पाथ ऑफ बीम हमें विजिबल हो रहा है, लेकिन उसमें जो रिफ्लेक्टेड हो रही है और डिफ्यूज हो गई है जो लाइट इन पार्टिकल के कारण, वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। और जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स है ना बेटा, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है इसलिए ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। ये बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने कहा इसमें दे रखा था ना टिंडल इफेक्ट के बारे में भी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी। अब छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको इस टॉपिक में से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल। एक धुएं से भरा हुआ रूम है और इसमें एक होल है, तो वहाँ से बीम ऑफ सनलाइट एंटर करेगी तो क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। जब वो लाइट बेटा
फैल जाएगी तो हमें वो पार्टिकल विजिबल होंगे। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। इसीलिए हमें सनलाइट, जो डेंस बहुत घना जंगल होता है कैनोपी का, वहाँ पे भी हमें सनलाइट दिखाई देती है। हेयर टीनी वाटर ड्रॉपलेट इज द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट। बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट है वहाँ, वो भी बेटा लाइट की स्कैटरिंग करते, लाइट को फैलाते हैं। कलर ऑफ द स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। बेटा स्कैटर्ड लाइट किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, कि पार्टिकल कितने कैसे हैं, स्मॉल है, मिनूट है, लार्ज है, कैसे है, उसी हिसाब से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो बहुत ही ब्रीक बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्यों लॉन्गर वेवलेंथ वाले के लाइट को स्कैटर करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ बेटा किसकी रहती है? रेड लाइट की। और स्मॉल वेवलेंथ किसकी रहती है? ब्लू लाइट की। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल लार्जर इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर स्कैटरिंग लाइट का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है देन स्कैटरिंग लाइट कौन सी होगी बेटा? वाइट लाइट होगी। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? मोलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर। कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, और उसी लिए जो वेवलेंथ है कौन सी हमें दिखाई, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उस अकॉर्डिंगली हमें कलर दिखाई देता है। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? ब्लू लाइट की। और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है बेटा? रेड लाइट की। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसके पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर रहते हैं। रेड लाइट है वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइमर ग्रेटर देन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से 1.8 टाइम ज़्यादा उसकी वेवलेंथ रहती है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू लाइट बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। छोटी वेवलेंथ है उसकी, इसके कारण वो ब्लू लाइट के, ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं। मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स ओवर आई। और ब्लू कलर की लाइट हमारी आईज पे पड़ी और हमें क्या दिखाई दिया? आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, देयर वुड नॉट हैव एनी स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी। देन स्काई वुड लुक डार्क। तो हमें जो सूरज स्काई है वो डार्क मतलब काला दिखाई देगा। द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो बहुत ऊंचे स्काई में उड़ते हैं उनको भी ये जो स्काई है वो डार्क फील होता है। बिकॉज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, कि जो सच हाइट कुछ ऊंचाई पे जाके लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। आपने देखा होगा कि रेड कलर को डेंजर सिग्नल कहते हैं। डू यू नो वाई? क्यों कहते हैं? द रेड इज एटलीस्ट स्कैटरिंग बाय फॉग और स्मोक। रेड क्या है बेटा? जो फॉग हो, कहीं पे स्मोक हो, तो वो जो रेड लाइट है वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होती है। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। और कुछ दूरी पे भी हमें ये कलर दिखाई देता है, इसीलिए रेड कलर को एज ए डेंजर सिग्नल शो किया जाता है। इसके बाद बेटा इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज भी चाहती हूँ मैं सॉल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।